एक रियलिटी पहले आपके सामने रखें। अब कोई फर्क रह नहीं गया, आपको खुल के बात करनी पड़ेगी। जो बदतरीन मुखालिफिन है इमरान खान के, वो बहुत लालच करके, दो नंबरी करके भी ये कहते हैं कि 90% वो मकबूल है। वो ये कहते हैं, मैं 10-12 मुल्कों में गया पाकिस्तान से निकलने के बाद, वो नापैद हो गए लोग जो किसी और को सपोर्ट करते थे। मैं अगर आपसे कहूंगा तो आप लोगों को थोड़ी सी शर्मिंदगी तो होगी, लेकिन अकेला अकेला पूछूंगा तो आपने ज्यादातर लोग पहले पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को सपोर्ट करते थे किसी टाइम पे। नवाज शरीफ साहब वहां बरतानिया में बाहर निकलते थे, लोग एक झलक देखने के लिए तरसते थे। उन्होंने अपना खुद ही बेड़ा गर्क कर दिया। तो आज हम जहां भी जाते हैं पूरे पाकिस्तान में, आपको ओवरसीज पाकिस्तानी मिले तो 99.9% ये इम्कान होता है कि ये इमरान खान को ही सपोर्ट करेगा इस बात में। और इसकी वजह ये नहीं है, इसकी वजह ये नहीं है कि वो पहले से चल रहा है। इमरान खान ने अपने किरदार से लोगों को मजबूर किया कि मेरे साथ आकर खड़े हो जाओ। ये किया उसने। आप कोई बाई चॉइस तो नहीं आए हुए ना। इमरान खान ने आपके लिए चॉइस छोड़ी नहीं। आप इधर उधर होकर देखें, आपको अपने अंदर से आवाज आएगी कि नहीं यार ये 2 नंबरी है, मैं ये नहीं कर सकता। पाकिस्तान में लोगों की मजबूरियां होंगी, बहुत सारे लोगों के माशी फायदे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जुड़े हुए हैं। वो बेचारे आज भी अपना चूरन बेचते हैं, लेकिन आटे में नमक के बराबर। तो एक मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट देख रहा था, वो कह रहा था कि जी इस पे फोटो नहीं लगाएंगे, इधर लगाओ यार इमरान खान का फोटो। इधर लगाओ फोटो इमरान खान का। लेकिन इससे आप जब सारे लोग उसको पसंद करते हैं तो मैं कौन मना करने वाला। और एक फोटो मेरे भाई का भी रखो, अरशद शरीफ का। जब मैं बोलूंगा उनके बारे में तो आप लगाइए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि बाकी पार्टियां बची नहीं। फर्क इतना बढ़ गया कि उन्हें लगा कि अब इतना बड़ा फर्क है, हम कवर ही नहीं कर सकते, बंदे ही अंदर डाला। जहां इन लोगों ने एफए पास लोगों ने पकड़ के कितना बड़ा आदमी बंद कर दिया। इन्हें पता ही नहीं कि तारीख इनके साथ क्या करे। इनको आइडिया ही नहीं है कि इन्होंने किसको पकड़ के बंद किया। इनके कद में जमीन और आसमान का फर्क है। ये उसके सामने बोने हैं, ना ये उस जैसी बात कर सकते हैं, ना उस जैसी तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं, ना इनमें इतना हौसला। आपको इतनी लंबी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ, तो दुनिया जानती है। बहुत सारी चीजें हैं, मैं एक किताब लिख रहा हूं, उसमें लिखूंगा। एक डॉक्यूमेंट्री भी बन रही है, शायद उसमें कुछ चीजें आ जाएंगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे लोग डरे हुए नहीं होने चाहिए, उनमें हौसला होना चाहिए। तो इसलिए कभी भी आपने मुझे कभी रोते हुए, परेशान होते हुए आपने नहीं देखा होगा। बहुत बुरे हालात में भी मेरे रब ने सब्र दिया और मैं मुस्कुराता रहा। वही आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आता है, वो आपको हौसला देता है, आपको सब्र देता है। सबसे ताकतवर, सबसे बड़ा मेरा रब है। वो मदद ना करे तो मेरे जैसा आदमी एक दिन भी जेल नहीं काट सकता। मैं बहुत आजाद आदमी हूं, पहाड़ों पे, जंगलों में, शिकारों पे ऐसे जिंदगी गुजारी है, मैदानों में। भैया मुझे 4-6 फुट की जगह बैठा लेंगे, टांगे सीधी नहीं होती, तो मैं वहां नहीं रह सकता, मुझे पता है। मुझे वो एक आईएसआई का ऑफिसर मुझे कह रहा था कि तुझे लोग भूल गए, कोई अब तुझे याद ही नहीं करता। लोगों को नहीं पता कि इमरान रियाज नाम का कोई आदमी था। मुझे कहने में लगभग 100 दिन हो गए थे उस वक्त। खत्म हो गया इमरान रियाज, उसने मुझे ये बोला। तो मैं उसकी बात सुन रहा था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। जब कोई आपके सामने ऐसे बातें करता आपको बहुत बुरा लगता। कैद में पड़े हुए हैं, आप कोई रिएक्शन भी नहीं दे सकते, लड़ भी नहीं सकते उनके साथ। तो वो रिएक्शन के तौर पे मुझे उस वक्त हंसी आ। उसने मुझे पूछा, मैंने कहा देखो मुझे इस बात पे पूरा बिलीव है, मैं यहां जिंदा नहीं रह सकता। अगर मैं यहां जिंदा हूं और मेरा रब मुझे सब्र दे रहा है तो मेरे लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। ये मैंने उनसे उसको मैंने कहा, मैं यहां जिंदा ही नहीं रह सकता, मैं इस तरह का आदमी नहीं हूं यहां पे जिंदा रहूंगा। लेकिन अगर मैं जिंदा हूं और जहां पे सब्र के साथ वक्त मेरा गुजर रहा है तो मेरे लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, मुझे नहीं भूले। जो उसने बोलना था बोला, लेकिन जाते हुए वो अपना मुंह किधर देख रहा है, मेरे ये वाले कान के पास, दाएं वाले। और उसने मुझे कहा कि मेरे घर वाले भी आपके लिए दुआ करते हैं। आदमी के जाने के बाद अगला 1 हफ्ता मेरा बड़ा अच्छा गुजरा। कमाल, उस तारीख जगह पे, छोटी सी जगह पे मेरा 1 हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा।
मैंने वापस आया ना तो मुझे मल्टीपल इश्यूज थे, मैं बहुत कमजोर हो गया था, मैं कैमरे को देखता था तो काम नहीं कर सकता था, डॉक्टर्स आते थे, वो दवाइयां खाता था मैं, फिर मैं अपनी थेरेपीज करता था। तो हमारी फैमिली का ना बार बार वो सारे लोग इकट्ठे होकर बैठते थे, क्योंकि उन्हें ये आइडिया हो रहा था कि ये अपने आप को जल्दी जल्दी ठीक कर रहा है। माँ है, बाप है, भाई है, चचा है, रिश्तेदार है, वो सारे ये देखते थे कि इसको जल्दी है किसी बात, ये अपने आप को जल्दी जल्दी ठीक करना चाहता है। एक दिन मैं परेशान हो गया तो मैंने दीवार में भी मार दिया कि मेरे से हो क्यों नहीं रहा। उन्हें आइडिया हो गया कि ये फिर दोबारा करेगा, फिर से करेगा। तो बार बार हम बैठते थे, इकट्ठे होते थे, डिस्कशन करते थे वो मेरे साथ। तो हुआ ये कि मुझे सबने ये बात समझाई, ना सिर्फ मेरी फैमिली ने, मेरे दोस्तों ने, हत्ता के मीडिया के लोगों ने, और आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, इसके बड़े बड़े लीडर्स मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि इमरान साहब आपने अपने हिस्से का काम कर दिया। और मैं बड़े लीडर की बात कर रहा हूं तो इमरान खान के बाद जिनके नाम है तो 4 लोगों के, उनमें से ये गंडापुर ने मुझे कहा, शहजाद अफरीदी ने मुझे कहा, और बहुत सारे लोग हैं। उन्होंने कहा इमरान भाई बस कर दें, आप इतनी लड़ाई लड़ दी, काफी हो गया, आपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ दी। जर्नलिस्ट आए, उन्होंने मुझे कहा कि बस यहां खत्म करें आप। लेकिन हुआ पता है क्या, ये मैं भी समझता था कि मैंने अपने हिस्से का काम किया, लेकिन दूसरी बात यह थी कि काम मुकम्मल नहीं हुआ। कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया जरूर है, काम अधूरा है। फातिमा जिन्ना ने बहुत जोर लगाया, काम फिर भी अधूरा रह गया था। भुट्टो ने फांसी दे दी, काम पूरा नहीं हुआ। ये 78 साल हो गए हैं, हमने एक मुल्क बना लिया है, उसको एटमी पावर भी बना लिया है, बहुत सारे हवालों से दुनिया में जानती है, लेकिन हमारा काम पूरा नहीं हुआ। इस मुल्क में लीडर को या तो कंप्रोमाइज करवा दिया जाता है या कत्ल कर दिया जाता है, 2 रास्ते। या तो कोई आदमी अपना सर नीचे करता है या वो कत्ल हो जाता है, उसको मार देते हैं, तीसरा ऑप्शन नहीं मिलता। यहां कायदे आजम वो नहीं कंप्रोमाइज कर सकते थे, सब जानते थे, उन्हें दुनिया छोड़नी पड़ी। जो उनके साथ, उनकी एम्बुलेंस के साथ, जो उनके लोगों के साथ हुआ, फातिमा जिन्ना वो इतने बड़े भाई की बहन थी, उसके पास दूसरा रास्ता ही नहीं था जान देने के अलावा। जुल्फिकार दी भुट्टो, या डील करो या फांसी। तो आज तक एस्टेब्लिशमेंट ने या तो झुका लिया या मार दिया। बेनजीर भुट्टो, बेनजीर जब वापस आए, मैं उन्हें मिला, एक दफा नहीं 3 मरतबा मिला। मैंने उनसे बातचीत की, मैंने उन्हें लोगों से बातचीत करते हुए सुना, और मैंने काफी टाइम स्पेंड किया। मैं रिपोर्टर था, मेरे पास बहुत टाइम था, मैं उनके साथ ट्रेवल भी करता रहा। वो बेनजीर वो नहीं थी जो पाकिस्तान से गई थी, जो पाकिस्तान वापस आई थी वो बेनजीर कोई और थी, और वो कुछ फैसले करके आई थी। एस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश किया झुकाने का, वो नहीं झुकी, कत्ल कर दी। या तो आपको झुकना पड़ेगा या आपको मरना पड़ेगा। आज तक तो ये 2 ऑप्शन दिए। वो बेनजीर वो नहीं थी जो पाकिस्तान से गई थी, जो पाकिस्तान वापस आई थी वो बेनजीर कोई और थी, और वो कुछ फैसले करके आई थी। एस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश किया झुकाने का, वो नहीं झुकी, कत्ल कर दी। या तो आपको झुकना पड़ेगा या आपको मरना पड़ेगा। आज तक तो ये 2 ऑप्शन दिए गए। ये वाहिद आदमी है जो झुका नहीं और बच भी है। उन्होंने आज तक जिसको मारा वो मर गया। गिन लें आप सारे, आप 1 दर्जन आदमियों को गिने। लियाकत अली खान, जिसको मारा वो मर गया। ये वाहिद आदमी है जिसको मारा और ये बच गया। अब ना ये झुकता है ना ये उनसे मारा गया। यहां पे आके मसला फंसा हुआ, और काम खत्म जो अभी तक नहीं हुआ वो मुझे उम्मीद है कि अब खत्म हो जाएगा। देखिए, पाकिस्तानी जो है ना वो बड़े पुरअमन लोग, डेमोक्रेटिक लोग। हम लोग कोई बोझ में भरे हुए, कोई बदतमीज किस्म के लोग नहीं है। हमारी नेशन बहुत अच्छी है। इंडियन टीम पाकिस्तान में खेलने आती है, उनके प्लेयर्स को भी बैकअप करते हैं।
सपोर्ट करते हैं। हम अपने स्टेडियम्स को आग नहीं लगा देते। हम उस तरह के मुतासब लोग नहीं है। हम अमन में बिलीव करने वाले लोग, और इसी वजह से हमने दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई जीती है। कोई भी कौम नहीं जीत सकी, हम जीत गए, क्योंकि बेसिकली हम अंदर से अमन पसंद लोग, और यही पाकिस्तानियों ने बार बार साबित किया। लेकिन पाकिस्तानियों को दीवार से लगा लगा आप क्या निकालना चाहते हैं? इस अमन पसंद कौम में से अगर पदमनी निकालेंगे तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। 2024 8 फरवरी की तारीख, मैंने अपनी आंखों से इंकलाब देखा पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान में मैंने अपने लोग छोड़े, हर जगह से मैंने रिपोर्ट इकट्ठी की, और जो रिपोर्टें पूरे पाकिस्तान से आई, एक इंतखाबी निशान नहीं। कोई कद्दू के ऊपर, कोई बैंगन के ऊपर, कोई जूते के ऊपर, कोई तवे के ऊपर, कोई केतली के ऊपर, कोई बाल्टी के ऊपर, कोई आम के ऊपर। ये क्या चल रहा है? ढूंढ ढूंढ के लोग मोहरे लगा रहे थे। एक घर के 6 वोट है, 6 के 6 अलग अलग जगह है। कोई 20 मील उधर है, कोई 15 मील उधर है, कोई 22 मील उधर है, सब अलग अलग जा रहे हैं। मैंने ऐसे बच्चे देखे जो किसी और शहर से लाहौर में वोट डालने आए हुए थे, जहां जाते थे दुनिया निकली हुई थी। मैं बड़ा जज्बाती हो गया वो सब देखकर, क्योंकि मुझे एक बड़ा दुख तो यह है कि हमारे बीच में से एक आदमी मारा है उन्होंने, और हमारा सबसे कीमती आदमी मारा। यानी हम और बहुत सारे हो सकते हैं, मीडिया में और बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन इस वक्त हमारा जो सबसे कीमती आदमी था उसे कत्ल किया गया, उसे मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया। वो जिस मुल्क में गया उसको वहां से निकलवाया गया। ये हमारा सबसे कीमती आदमी मारा। तो इलेक्शन में दोपहर के बाद जब सारी रिपोर्टें इकट्ठी हुई, मैं ऑफिस से निकला, मैंने कहा एक चक्कर और लगा के आते हैं। तो पता नहीं मेरे दिल में क्या आया, मैंने अरशद भाई को आवाज दी। मैंने बोला, देख भाई तेरे लोग आ गए, देख तेरे लोग निकल कर आ गए। वो यही चाहता था ना कि एस्टैब्लिशमेंट को शिकस्त हो जाए। कोई पॉलिटिकल पार्टी जीतती है, हारती है, ये सिलसिला चलता है। आज लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, आज से 50 साल के बाद एक और पॉलिटिकल पार्टी होगी, 10 साल के बाद एक और होगी, लेकिन ये एस्टैब्लिशमेंट तो रहेगी। तो एस्टैब्लिशमेंट को दर्दनाक शिकस्त दी पाकिस्तान ने, बदतरीन शिकस्त दी। इनके हाथे पे लिखकर दिया इनको शिकस्त, ये क़यामत तक पड़ेंगे ये शिकस्त। अब ये है सॉफ्ट रेवोल्यूशन, एक ऐसा इनकलाब जो बड़ा नरमी से आया। तो क्या आपको कोई और इनकलाब चाहिए? आप क्या चाहते हैं? जैसे आप लोगों को मारते हैं, लोग भी आपको मारें? ऐसे काम चलेगा नहीं, ऐसे मुल्क चलेगा नहीं। आप एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्टें उठाकर देखें। हम ह्यूमन राइट्स पे बात कर रहे हैं ना, मैं उस दिन बोल रहा था कि आपको ह्यूमन कोई समझेगा तो आपको राइट्स मिलेंगे ना। पाकिस्तान में तो सोच है कि ये कीड़े मकोड़े हैं जिनके वोट का राइट नहीं है कि आप वोट डालें किसी और को, डब्बे में से निकले किसी और का। खबर आपने देनी है टीवी चैनल पे, लिख के भेजे आपको कोई और ऑफिसर, और आपने सिर्फ उसके ऊपर वो जाके वहां पे लाइव बोलना है थोड़ी देर के लिए। इज दिस द जर्नलिज्म? पाकिस्तान में तो ये जर्नलिज्म हो रहा है। ह्यूमन राइट्स की हमारी तंजीमें जो है वो बात करते हुए डरती हैं। वो जब बात करना चाहते हैं उन्हें पता है कि पूरा का पूरा सिस्टम हमें पड़ जाएगा। इतना जुल्म होता है, कोई इतनी सी बात करता है। लेकिन आफरीन है इमरान खान पे, उसने एक ऐसी पॉलिटिकल सोच पैदा की जो ये नहीं देख रही कि बंदा कौन है, वो ये देख रही है कि जुल्म हो रहा है या नहीं हो रहा। अभी तहरीके लबैक के लोगों ने जितनी गाली दी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को या इमरान खान को, इतनी गाली तो पीएमएलएन ने नहीं दी कभी। इतनी बदतमीजी तो इमरान खान के बदतरीन पॉलिटिकल मुखालिफों ने नहीं की जितनी तहरीके लबैक के कारकुनों ने और उनकी लीडरशिप ने की। लेकिन आफरीन है उस आदमी की तरबियत को कि जैसे ही उनके ऊपर रियासती जबर हुआ, पूरी पीटीआई उनकी सपोर्ट में खड़ी हो। ये वो फर्क है जो पाकिस्तान में पड़ गया। लोगों ने अपने मफाद के लिए नहीं, अपने लीडर के लिए नहीं, अपने जाती पसंद वाले बंदे के लिए नहीं, लोगों ने जुल्म के खिलाफ खड़े होना सीख लिया। जब आप जुल्म के खिलाफ खड़े होना सीख लेते हैं, जब आप उस रास्ते पे चल पड़ते हैं, तो ये मुश्किल जरूर होता है, लेकिन इसकी मंजिल जरूर आती है। ये तारीख के अंदर आप निकाल के जितना मर्जी पढ़ लें, कभी भी कोई जाबर जो है वो हमेशा नहीं रह पाए।
मजलूम गलबा पा लेते हैं, एक ना एक दिन ये चीजें हो जाती, हम होता हुआ देखेंगे, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मुझे अब डर नजर आया ना, ये 27वीं तरमीम में हमारे जो दोस्त हैं वो परेशान थे। 27वीं तरमीम में मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, मीडिया के दोस्त हैं कि भाई ये तो गेम खत्म हो गई। तो मैं अब हैप्पी, मैंने कहा मैं तो बहुत खुश हूं। क्या हुआ? मैंने कहा उसने अनाउंस किया कि मुझे डर लग रहा है। आप लोग यहां कितने लोग बैठे हुए हैं? आप में से किसी को इस्तिस्ना चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? जरूरत नहीं है। हमने क्या किया? 2-3 किस्म के जवाब आ रहे हैं। हमने कुछ किया ही नहीं, हमें डर नहीं लगता, इस किस्म के जवाब है। चोर नहीं है। हाँ, चोर नहीं है, कतार नहीं है और बुज़दिल नहीं है। आपको इस्तिस्ना नहीं चाहिए, साहब को चाहिए। क्यों चाहिए भाई? मैं बताता हूं क्यों चाहिए, ये आपको मैं बताता हूं क्यों चाहिए। पाकिस्तान में जब कोई कत्लेआम होता था ना, तो काफी अरसे के बाद होता था और उसकी गूंज भी काफी अरसे तक सुनाई देती थी। अगर आप देखें परवेज मुशर्रफ के दौर में, एक दो ज़िया-उल-हक के साहब के दौर के अंदर जो है वो एक बर्बरियत थी, लेकिन वो गुजर गया। उसके बाद जो बड़ा कत्लेआम हमने देखा वो एक परवेज मुशर्रफ के दौर में 2 मरतबा हुआ। एक कराची में मुकला को कत्ल किया गया बहुत बड़े पैमाने पर, और एक कत्लेआम जो रियासती ताकत के साथ हुआ वो हमने मॉडल टाउन साले का भी देखा, ये मुशर्रफ के बाद देखा। लाल मस्जिद को मैं इसमें शामिल नहीं करता कि उसकी वजूहात और वो सिनेरियो बिल्कुल अलग था, लेकिन रियासत का ताकत के बलबूते पे अपने शहरियों को कुचलने का वाकया मुशर्रफ के 8 साल दौर में एक है, बड़ा वाकया। कराची में रियासत ने अपनी ताकत इस्तेमाल की, मुशर्रफ ने मुक्का लहराया और लाशें गिर गई। मॉडल टाउन में रियासत ने अपनी ताकत इस्तेमाल की, लाशें गिरा, हामला खातून के मुंह पे गोलियां मारी, एक कत्लेआम हुआ, उसका मुकदमा भी हुआ। गुज़िश्ता 3 सालों में 4 कत्लेआम हो चुके हैं। गुज़िश्ता 3 सालों में 4 कत्लेआम हो चुके हैं, जो काम पूरी एक दहाई में एक मरतबा होता था। यानी परवेज मुशर्रफ के पूरे दौर में इस किस्म का रियासती कत्लेआम एक वाकया है। इसी तरह उससे पहले एक वाकया है, फिर ये 2010 से लेकर 2020 तक एक साने मॉडल टाउन का एक बड़ा वाकया है जहां पे कत्लेआम किया गया इंसानों का। और अब क्या हुआ? 3 वाकया, 4 हो चुके हैं। एक वाकया मई में 2023 में इंसानों का कत्लेआम हुआ, दर्जनों लोग मारे गए। दूसरा वाकया 26 नवंबर 2024 2023 में कत्लेआम हुआ, 2024 में कत्लेआम हुआ, 2025 में कश्मीर में और मुरीद में, ये 2 कत्लेआम और। जब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब आए 4 कत्लेआम हो चुके हैं, 4। हर साल एक बड़ा कत्लेआम होता है, 2025 में 2 मरतबा हुआ। तो इम्यूनिटी, अब आपको समझ आ रही होगी कि इम्यूनिटी क्यों चाहिए, इम्यूनिटी क्यों चाहिए। क्या हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने इम्यूनिटी मांगी थी? उन्होंने कहा तो ये चादर दूसरी का जवाब मांगते हो तो मैं दे देता हूं। क्या हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजारों मील फतह किए, जहां तक घोड़े भागते थे वहां तक जीत जाते थे, 1 इंच जमीन इनसे फतह नहीं हुई अभी तक। कश्मीर आजाद करवाना था, मेरा दादा भी फौत हो गया, नाना भी फौत हो गया, मेरी हालत क्या होगी? कश्मीर अभी तक आजाद नहीं हुआ। तो हजारों मील फतह किए थे, इम्यूनिटी नहीं। कोई इस्तिस्ना नहीं था, कोई इस्तिस्ना नहीं था। खुलफाए राशिदीन में से किसी के पास कोई इस्तिस्ना नहीं थी। इस्तिस्ना क्यों चाहिए? डर किस बात का है? डर इस बात का है कि जो आप सबके अंदर कंफ्यूजन है वो दूर होगी, अब होनी चाहिए। आप इस बात पे कंफ्यूजन है कब ठीक होगा, सब कुछ होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि 78 साल से तो हम यही देख रहे हैं। ये डर आपको बता रहा है कि ये ठीक होगा और होने वाला है। आदमी गर्म कपड़े खरीदता है जब सर्दी आने वाली है। जब आपको पता है कि सर्दी नहीं आनी तो आप गर्म कपड़े नहीं लें, तो सर्दी आने वाली है, मौसम बदलने वाला है।
हालात बदलने वाले आपको नजर आए। पाकिस्तानी अपना हक लेंगे, ये अपना हक छीन लेंगे। पाकिस्तानियों को ये बार बार ये चूरन बेचते हैं कि ये कौम नहीं है। ये आपने भी सुना होगा कि कौम नहीं हजूम है जी। और नहीं तो तुम किधर से आए हो? तो तुम्हें हम बांग्लादेश से लेके आए हैं या नेपाल से उतर के आए हो? ये पाकिस्तानी कौम नहीं है, पाकिस्तानी कौम तैयार नहीं है। तुम तैयार हो? हमने देखी है सबकी तैयारी। ये कौम है, पाकिस्तानियों ने 8 फरवरी को साबित किया कि ये बहुत बड़ी कौम है। ये मैं आपको शर्तिया देता हूं। ये कितनी ज्यादा खामिरी है आपके मुल्क में, यहाँ पे ये जहां आप रहते हैं, यहाँ डेनमार्क में 100% लोग पढ़े लिखे हैं ना। जहां की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का इंतखाबी निशान छीन के सबके वोटों को इधर उधर कर दो, फिर बताओ ये लोग भी वो नहीं कर पाएंगे। मैं लिख कर देता हूं, सारे पढ़े लिखे हैं ना, सारे पढ़े लिखे। मैं गारंटी करता हूं ये लोग नहीं कर पाएंगे। आप इनसे इनका बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का इंतखाबी निशान छीन लें और इन सारों को आप कहेंगे जाओ भी जाके वोट कर। और घर के अगर 8 वोट है तो सबके अलग अलग जगह पे बनाओ। जो यहां रहता है उसका 7 वाले कस्बे में बनाओ, दूसरे का उधर, तीसरे का उधर, दूर दूर को 20-20, 22-22 मील दूर बेचो। और फिर उसके बाद मुल्क के अंदर इंटरनेट बंद कर, और फिर जो बाहर निकले उसको डराओ देंगे, जुतियां भी पड़ेंगी, खाने में भी बंद करेंगे। फिर आप मुझे बताएं कि लोग निकलेंगे, वोट डालेंगे? तो आप तो इनसे बहुत बेहतर है। तो बात को समझें, साजिश हो गई। तो आप लोग तो इनसे बहुत बेहतर है। आप लोग इनसे इसलिए बेहतर हैं कि आपने वो करके दिखाया जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो पाकिस्तानियों के लिए हम सबको ताली बजानी चाहिए। शानदार काम किया पाकिस्तान। अब फर्क कहां पे पड़ता है? फर्क पड़ता है हमारे बेहतर है, सिस्टम इनका बेहतर है। लोग हमारे ज्यादा कमिटेड है, निजाम और एस्टेब्लिशमेंट इनकी ज्यादा बेहतर है। ये अपने लोगों को मौका देते हैं, हम अपने लोगों का मौका छीनते हैं। ये फर्क है। और ये सारा कुछ हम मुल्की मफाद में नहीं करते। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, मुझे कभी ऐसा लगता था कि हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो फैसले करती है वो कि उसमें उनका जाती मफाद जरूर होता है, लेकिन वो मुल्की मफाद को आगे रखते हैं। ये सारे एपिसोड में मुझे एक बात समझ आई कि मुल्की मफाद पीछे होता है, अपना जाती मफाद आगे होता है। मैं किसी को गद्दार नहीं कह रहा, जरूरत भी नहीं है कहने की। ये तो तारीफ साबित करेगी ना कि कौन क्या था, किसने क्या किया था। और कहने से फर्क भी नहीं पड़ता, मेरे कहने से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा कि तारीख ने आपको क्या लिखा और कैसे याद रखा। ह्यूमन राइट्स के मामला जब भी आपने बिगाड़ने होते हैं ना किसी कंट्री में, तो जो पहला काम आपने करना है वो आपने वहां के मीडिया को दबाना है, क्योंकि मीडिया उसके ऊपर आवाज उठाएगी। यहीं से झगड़े की इब्तिदा हुई मेरे लिए, अरशद शरीफ के लिए, साबिर शाकिर के लिए, मुईद पीरजादा के लिए और बेशुमार और आवाजें उनके लिए, सिद्दीक जान है और बहुत सारे लोग। यहीं से फटा शुरू। उन्हें लगा कि ये पाकिस्तान की वो आवाजें हैं जिनको हम अपने हक में मोड़ सकते हैं। बहुत सारी मुड़ गई। आज आप बहुत सारे ऐसी शक्लें देखते हैं जो रिजीम चेंज ऑपरेशन के सहूलतकार थे। बड़े शत और मद के साथ वो ये कहा करते थे कि ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, बढ़ चढ़ के बातें बताते थे। और अब उन्होंने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया पब्लिक का मूड देखने के बाद। लेकिन हम वेलकम करते हैं, ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। जब तक कोई ठीक बात करेगा, बात देखेंगे, शक्ल नहीं देखेंगे, आदमी देखेंगे। सदा हुई मेरे लिए, अरशद शरीफ के लिए, साबिर शाकिर के लिए, मुईद पीरजादा के लिए और बेशुमार और आवाजें उनके लिए, सिद्दीक जान है और बहुत सारे लोग। यहीं से फटा शुरू। उन्हें लगा कि ये पाकिस्तान की वो आवाजें हैं जिनको हम अपने हक में मोड़ सकते हैं। बहुत सारी मुड़ गई। आज आप बहुत सारे ऐसी शक्लें देखते हैं जो रिजीम चेंज ऑपरेशन के सहूलतकार थे। बड़े शत और मद के साथ वो ये कहा करते थे कि ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, बढ़ चढ़ के बातें बताते थे। और अब उन्होंने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया पब्लिक का मूड देखने के बाद। लेकिन हम वेलकम करते हैं, ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। जब तक कोई ठीक बात करेगा, बात देखेंगे, शक्ल नहीं देखेंगे, आदमी देखेंगे।
आदमी नहीं देखेंगे, खबर देखेंगे। हम ये देखेंगे कि एक्चुअली ये बेचता क्या है, ये बात क्या करता है। तो जो सही बात करेगा उसकी बात की तायीद होगी, जो नहीं करेगा उसकी बात की तायीद नहीं होगी। तो अरशद शरीफ के साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने दबाव डाला कि हम रजीम चेंज करने जा रहे हैं, आप इसमें हमारा साथ दें। इन्होंने तो किया इनकार, मेरे साथ राब्ता किया, मैंने भी इनकार किया। मैंने तो इनको ये समझाया कि ये आपके गले पड़ जाएगी मुसीबत और आपकी जान नहीं छूटे। मैंने तो ये भी समझाया कि इस पंगे में आप ना पड़े, पॉलिटिकल लोगों को डिसाइड करने दें, लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड। इलेक्शन आएगा, लोगों को इमरान खान पसंद होगा, ठीक है, नहीं होगा, लोग फैसला करेंगे। इन्होंने अपनी ताकत के जोर में जबरदस्ती एक रिजीम चेंज कर दिया और उसके लिए अमेरिका में भी जाके माहौल बना लिया, लॉबिंग भी करवा ली, वहां से एक साइफर भी मंगवा लिया ताकि बाकी सारे ऑफिसर को भी कंट्रोल किया जा सके। उन्हें निजाम को कंट्रोल करने के लिए कोई तो डॉक्यूमेंट चाहिए था ना। तो इमरान खान साहब एक सवाल किया करते थे, आपको याद होगा, वो अक्सर एक सवाल करते थे कि साइफर आया किसके लिए था। कभी आपने सोचा इसके बारे में? तो सबसे पहले मीडिया को दबाया जाता है, उसके बाद जितनी भी वो आवाजें जो उठ सकती हैं उन सबको पकड़ा जाता है। इस ऑपरेशन में आपको याद होगा सबसे पहले जो एक्टिविस्ट थे उनको उठाया गया, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उनको उठाया गया, उनके घर वालों को उठाया गया। पाकिस्तान में आज ह्यूमन राइट्स नाम की कोई चीज नहीं। आज सिर्फ यह देखा जाता है कि हमारा मफाद क्या है, हमने इसको हासिल कैसे करना। अभी मैं आते हुए खबर पढ़ रहा था, हमारे दो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने डिसाइड कर सुप्रीम कोर्ट का वजूद खत्म। 27वीं आईनी तरमीम को उन्होंने करार दे दिया कि वो आईनी नहीं है जिसके तहत हमने हलफ उठाया था, खत्म हो गया। जस्टिस मंसूर अली शाह, इन्होंने पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनना था, 26वीं आईनी तरमीम पास की, फजल रहमान साहब ने धोखा दिया, 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जगह पे अपना बंदा लाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया। और अब आइंदा के लिए रास्ते बंद किए जाए, आइंदा के लिए रास्ते रोके जाए। तो 27वीं आईनी तरमीम के बाद आपके आईन में किसी तरमीम की नहीं, अब इस आईन को तदफीन की जरूरत है, आप इसे दफन कर देना। लेकिन क्या ये ऐसे ही रहेगा? सवाल ये है ना। मैं बताता हूं आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या हो, या ये सारा मसला ऐसे क्यों हो गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि वो पाकिस्तान से बाहर आ और उन्होंने देख लिया कि जिसको ये लोग डेमोक्रेसी कहते हैं वो एक्चुअली होती क्या। आप लोगों ने देखा यहां पर इंसान को इंसान समझते हैं, यहां तो जानवर की भी इज्जत है, उसका भी कोई हकूक है। तो डेमोक्रेसी तो ये है। जब आपने देखा कि पाकिस्तान में इसके बारे में कोई बात करता है तो आप उसके साथ खड़े हो, यहां से आपका प्रॉब्लम शुरू। हमारे पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानियों के हमें पाउंड चाहिए, यूरो चाहिए, डॉलर्स चाहिए, रियाल चाहिए, दिरहम चाहिए, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों की मर्जी नहीं चाहिए। वो लोग आपके पैसे से प्यार करते हैं, आप लोगों से नहीं करते। पूरी दुनिया में जब लोग अपने मुल्क में जाते हैं तो एयरपोर्ट पे उनकी इज्जत होती है, हमारे एयरपोर्ट्स के ऊपर नहीं होती। हमारा जो अपना पासपोर्ट है वो दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट बन गया। ओमान और दुबई जैसे मुल्क उसके ऊपर वीजा नहीं लगा रहे, जहां पे वैसे ही चले जाते थे पाकिस्तान। तो ये हो रहा है हमारे साथ। ओवरसीज पाकिस्तानी एक बहुत बड़ी ताकत है। मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि आप अपनी ताकत को पहचाने और इस ताकत को इस्तेमाल कैसे करना है ये आप सारे लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आज आपको कहीं जाकर भागने की जरूरत नहीं, आप अपने घर में बैठ के इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। सोशल मीडिया को एक वेपन बनाए, एक हथियार की तरह इसे इस्तेमाल करें, बयानिया की लड़ाई लड़ें, लोगों को अपने साथ जोड़ें, लोगों को समझाएं, उन्हें बताएं, उन्हें कायल करें, एक एक चीज के ऊपर डिस्कशन करें। जितनी आप पॉलिटिकल डिस्कशन करेंगे, जितनी आप बातचीत करेंगे, जितने आप आर्गुमेंट करेंगे, उतना आप ऊपर जाएंगे। बिलीव मी, इससे फर्क पड़ता है। इनके घरों में इनके बच्चे, इनकी बीवियां जब ये सारी ओपिनियन देखती है, इससे फर्क पड़ता है। आज 2 जजों ने इस्तीफा दिया, क्यों दिया? वो हीरो बन गए कौम के। दोनों जजेस के लिए पहले तालियां मिले आपसे। वो जानते हैं कौम कहां खड़ी है। ये जितने लोग जुल्म कर रहे हैं, जबर कर रहे हैं, उसने मेरे कान में नहीं कहा था, ये मेरे कान में, कि मेरे घर वाले भी आपके लिए दुआ करते हैं। उसके घर वाले मेरे को रिश्तेदार थे, वो इसलिए दुआ करते थे, उन्हें पता था सही क्या और गलत क्या। मेरी आपसे गुजारिश
कि आप अपनी आवाज उठाना जारी रखें। ये ना सोचें कि मेरी इतनी उम्र है, मैं अब इसको कैसे इस्तेमाल करूं। सीखिए, ये बहुत आसान है। अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप बोलते जाएंगे वो लिखता जाएगा। मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिए, अपनी आवाज को उठाइए, आर्गुमेंट कीजिए। और दूसरी गुजारिश, आर्गुमेंट या दलील वो सबसे बेहतर होती है जिसकी जुबान अच्छी होती है। ये मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूं, दलील हमेशा वो अच्छी होती है जिसकी जुबान अच्छी होती है। बांध लो, भागने मत दो इनको। ये भागते कैसे हैं? गाली देके भाग जाएंगे, बदतमीजी करके भाग जाएंगे, हुनरबाजी करके भाग जाएंगे। जिसके पास मुकदमा होता है ना लड़ने के लिए, वो वकील केस को खराब नहीं होने देता। पंचायत के अंदर भी जिस आदमी का मौकिफ ठीक होता है वो सख्त बात बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन लड़ाई से बचता है। तो आप लोगों ने आर्गुमेंट करना। ये इमरान खान ने जो इतना शगुन बांटा है, वो बंदूक थोड़ी है उसके पास, या कोई और गिटर सिंगी थोड़ी है। उसने अपनी जुबान से बार बार बताया। लोग कहते थे कि ये अपनी तकरीर में रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। वो जो लोग एतराज करते थे उनको पता नहीं है, ये याद दिला रहा था लोगों को। एक एक सबक उसने आपको याद दिलाया। मुझे ऐसा लगता है कि करोड़ों लोगों के अंदर इमरान खान बोलता है। उसने कहा कि मैं लोगों की रगों में दौड़ता हूं। मैंने ये होता हुआ देखा। मैंने देखा कि जो बात इमरान खान करता था आज लोग करते हैं। उसने बार बार किया, रिपीट किया। आप लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग बार बार ये पूछते हैं। ये जंग थोड़ी है कि जाके बंदूक से लड़नी है। वो मेरे अपने बच्चे हैं, वो फौजी मेरे भाई हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्तों के बच्चे हैं, मेरे सर का ताज हैं। वो बेचारे को बॉर्डर पे फौत हो जाता है, शहीद हो जाता है, कोई किसी बॉर्डर पे शहीद हो जाता है। मैं उनको ब्लेम नहीं कर सकता। ब्लेम करूंगा मैं उसको जो इनको पॉलिसी बना कर देगा। ये फौज पता कैसे कंट्रोल होती है? मैं आपको बताता हूं। जब ज़ियाउल लगता तो ये सारे मस्जिद में ही होते थे। हाँ, अभी एक आप कट्टर मजहबी जुनूनी किस्म का बंदा लाके चीफ बना दें, पूरी फौज आपको 6 से 8 महीने में वो सब आपको मौलवी लगना शुरू हो जाएंगे। हर मैच के अंदर दीन की बातें हो रही होंगी, सुबह तलावत से आगाज हो रहा होगा, बिल्कुल माहौल बदल जाएगा। अभी परवेज मुशर्रफ जैसा आप इनलाइटेड मॉडरेशन वाला बंदा ले आए, आपको शाम को पार्टियां नजर आना शुरू हो जाएगी। ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, ऊपर से नीचे आता है। मेरा यह मानना है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसी एक शानदार इदारे को लोगों से दूर करती है। एक ऐसे इदारे को जिसका लोगों के साथ एक प्यार था। लोग आर्गुमेंट करते हैं जी यही तो फौजी में आके मारते हैं, तो मुझे भी तो मारा ना यार। आप में से कौन है खड़ा होकर मुझे बताया जिसको जिस्म पे बहुत ज्यादा मारा हो? मेरे निशान है अभी भी। है कोई? मैं ये आप सीधा नहीं कर सकता पूरा, ये यहां आके मेरा लॉक लग जाता है, इसको मैं बॉलिंग नहीं करवा सकता। यहां से इन्होंने खराब कर दिया, तो मुझे तो बहुत मारा। तो सबसे ज्यादा तो मुझे कहना चाहिए ना, ये मारने वाला फौजी ना असल वो नहीं, उसका कसूर मैं तब मानूंगा जब वो खुद आके मुझे मारेगा। आप कहते हैं मजबूरी है, नौकरी छोड़ दो, ये वो करते, सारे नहीं कर सकते यार, सारे नहीं कर सकते। सबका ये हौसला नहीं होता कि वो नौकरी को लात मार दे। सबका ये हौसला नहीं होता कि वो अपने बच्चों का रिजल्ट खुद अपने हाथ से छीन ले। लोग मजबूर भी होते हैं। वो मेरे कान में कह रहे हैं कि मेरे घर वाले आपके लिए दुआ करते हैं, लेकिन बाहर जाके बता नहीं रहा कि इमरान रियाज वहां पे बंद है, वहां जाके शोर मचाओ। फोन कर देता ना मेरे वालिद को कि मैं अपने बेटे से मिला, मुझे पता है वो कहां पे है। कोई खबर नहीं थी किसी के पास। तो मैं ये उसको जस्टिफाई भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको सिंपली ये कह रहा हूं कि जिस वक्त ये जो बंद कमरे में बैठ के फैसले करने वाले लोग हैं, इनकी तबीयत साफ होगी ना, जब ये ठीक होंगे तो पूरा का पूरा इदारा और पूरा का पूरा मुल्क ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम ये ऊपर है, टॉप के ऊपर है। ये आके बैठ जाते हैं कुर्सी में, इनका कुर्सी छोड़ने को दिल ही नहीं करता। पता नहीं कुर्सी में क्या, इनको स्टूल बना के देना चाहिए। ये लगा देनी चाहिए। कुर्सी के ऊपर बैठते हैं, छोड़ते नहीं। इसके बाद हमने कुर्सी पे ही रहना है। कुर्सी के साथ वो परवेज मुशर्रफ वर्दी मेरी खाल है, फिर उधेड़ी खाल लोगों ने मिलकर उतरवाई वर्दी। वहां 1.5 बंदे के फ्लैट में पड़ा हुआ था दुबई में। ये इबरतनाक अंजाम। साबिर भाई मुझे बताते हैं जब वाकया, तो मेरे ये बाल खड़े हो जाते हैं। मैं हैरान हो जाता हूं कि एक डिक्टेटर इतना ताकतवर, उसके साथ ये हुआ। आज जनरल बाजवा बाहर निकल के सड़क पे नहीं आ सकता। नदी मंजू की शक्ल देखने के लिए तरस गए हम इधर गया। इनके साथ क्या मुख्तलिफ होगा? कोई मुख्तलिफ काम नहीं होगा। जब आप, और ये बहुत सारे लोग कहते हैं इसका नाम लो, उसका नाम लो, उसका नाम लो, ये लटर पटर में सारे। मामला एक सोच का है। अगर आप एक जर्नैल से लड़ रहे हैं ना, आपकी लड़ाई अगर आसिम मुनीर से है और आसिम मुनीर के साथ आपकी लड़ाई आप जीत जाते हैं और आपको लगता है वो गया लड़ाई खत्म, तो फिर आप लड़ाई लड़ना आज ही छोड़ दें।
आपकी लड़ाई आसिम मुनीर से नहीं है, आपकी लड़ाई एक सोच से, सोच, और आप अपने नजरिए के जरिए से उस सोच को शिकस्त दे सकते हैं। वो सोच जो आपको कीड़ा मकोड़ा समझती है, वो सोच जो अपने आप को पूरे मुल्क से ज्यादा मोतबर समझती है, वो जिन्हें लगता है कि उनका फैसला 25 करोड़ लोगों की इज्तिमाई दानिश से ज्यादा बेहतर है, उन्हें यह लगता है और वो उसके मुताबिक चलते हैं। 25 करोड़ लोग हैं हम, 25 करोड़ का मुल्क सोचें, कई मुल्क बन जाते हैं। यूरोप की आबादी को आप कर लें तो आप कानों को हाथ लगाएंगे। 25 करोड़ का मुल्क है और 5 लोग बैठते हैं बंद कमरे में, वो डिसाइड करते हैं कि हमने इसको कैसे चलाना है। और उनके फैसलों की वजह से आज आपकी इकोनॉमी फारे, आपके कर्जे जितने आपने पाकिस्तान बनने से लेकर 75 सालों में कर्जे लिए थे, उतने कर्जे आपने पिछले 3 साल में लिए। आधी आपकी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई। कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। ये इन 5-6 दिमागों का काम है। बेड़ा गर्क करके रख दिया पाकिस्तान का। हंसता खेलता मुल्क था अपने रिजीम चेंज ऑपरेशन के शौक में, जनरल बाजुओं ने अपनी एक्सटेंशन के शौक में यह बेड़ा गर्क किया हमारे मुल्क का, और आसिम मुनीर साहब उसी लेगेसी को लेकर चल रहे हैं। आने वाला पता नहीं क्या करेगा। तो मसला एक जर्नैल का नहीं, एक सोच का। इस सोच का मुकाबला करना। ये तो आते जाते रहेंगे, लेकिन ये वाला नहीं जाएगा। वो आईनी तरमीम हो गई है। ये तो जनरल साहब कहते हैं, मैं जब तक जिंदा हूं, मैं तब तक फील्ड मार्शल हूं, तब तक मेरी मुराद भी है, मैं यूनिफॉर्म भी पहनूंगा, मेरे पास इख्तियारात भी रहेंगे और कोई मुझे निकाल भी नहीं सकेगा और मेरे ऊपर कभी कोई केस भी नहीं हो सकता। यानी इस किस्म की तैयारी, इतनी तैयारी तो मरने के बाद के लिए मौलवी नहीं करते, जितनी जिंदा रहने के लिए कर दी साहब ने। पल की खबर नहीं, पता नहीं किस समय किसी का दम निकल जाए। हम कोई गारंटी लेकर थोड़ी है। दुनिया में हर चीज के साथ एक एक्सपायरी डेट लगी हुई होती है। हमारी लाइफ के साथ नहीं होती। एक दिन का भी चला जाता है, 100 साल का भी यही घूम रहा होता है। तो इतनी तैयारी किस चीज की? ये खौफ है, ये खौफ है। फिरौन ने सारे बच्चे मार दिए थे, सारे बच्चे मार दिए कि मैं अपने आप को लंबे अरसे के लिए महफूज कर रहा हूं। उसने कहा मैं हमेशा जिंदा रहना चाहता हूं। बच्चा आ रहा है वो मार देगा। सारे बच्चे मार दिए और जिसको मारना था उसको घर में पाल दिया। तो मुझे वो अरशद भाई की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आए। तो वो फिरौन तो मूसा भी जरूर आए। आप अपनी आवाज उठाते हैं, बोलते हैं, डिस्कस करते हैं, सोशल मीडिया पे आवाज उठाए। जहां जहां आपको मौका मिले ह्यूमन राइट्स के लिए निकलकर बाहर आए, पाकिस्तानियों के मैंडेट के लिए निकलकर बाहर आए। जहां जहां जुल्म हो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, जब जब हो तब तब निकल कर आए। याद रखिएगा, जितना आप प्रेशर बढ़ाएंगे, जितना हम सारे पाकिस्तानी मिलकर करेंगे, तो एक दिन जरूर आएगा कि हम इनका किबला इंशाल्लाह दुरुस्त करेंगे। इनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। दुनिया की तारीख में कभी हुआ ही नहीं। लेकिन मुझे एक वो ऑफिसर था जिसने मुझे छोड़ रहे थे ना, उसने मुझे कहा कि इमरान साहब, आज के बाद ना आपने पाकिस्तान की फिक्र नहीं करनी। मैं उसकी बात सुन रहा था। उसने कहा कि ये हमारा मुल्क है, हम ये अपना मुल्क खुद संभालते हैं। मैंने कहा गुड लक, मैं देख लेता हूं। तो उसने मुझे कहा मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी दोबारा पकड़े जाएंगे, हम फिर आपको यहां ले आएंगे। मैंने कहा अभी बंद करो वापस, फिर छोड़ते क्यों आप मुझे? तो उनके दिमाग में यह कि ताकत बहुत है। उसने मुझे कहा, उसने कहा हमारा कंट्रोल रहेगा क्योंकि हमारे पास ताकत है और हमें इस पे बड़ा वो फख्र है। तो मुझे आज भी याद है, मैंने उससे कहा था कि ताकत तो कांस्टेंट होती ही नहीं है, तो इस पे तो आप कभी एतबार ही नहीं कर सकते। ताकत पे तो आप फख्र कर ही नहीं सकते ना, तकब्बुर आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि ताकत तो हमेशा किसी के पास रहती नहीं है। कौन है जिसके पास ताकत हमेशा है मेरे अल्लाह के अलावा? ये तो आपका विजडम, आपका नॉलेज, आपके उसूल, आपके बनाए हुए कायदे, आपकी छोड़ी हुई विरासत, वो हमेशा जिंदा रह सकती है। ताकत नहीं रह सकती। ताकत तो चली जाती है, 100 साल, 50 साल, 200 साल, 500 साल, खत्म। कल कोई और सुपर पावर था, फिर कोई और था, फिर कोई और था।
सुपर पावर के चक्कर में रूमी और पर्शियन आपस में लड़ते थे, फिर मुसलमान आए मुट्ठी भर सुपर पावर बन गए। फिर एक दौर में ये बर्तानिया इसके कंट्रोल में थी दुनिया। फिर हमने देखा कि रशिया की ताकत, फिर अमेरिका की ताकत कभी भी कांस्टेंट नहीं है। अगर कोई ताकत पे तकिया कर रहा है ना, उसको लगता है कि मैं ताकत से कंट्रोल करूंगा, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है। आपके पास क्या है? इत्तेहाद। आपके पास क्या है? नॉलेज। आपके पास क्या है कि आप राइट पे हैं, आप लोग हक पे खड़े हैं। जब आप हक पे खड़े होते हैं तो आपको एक खास किस्म की अल्लाह की तरफ से मदद भी मिलती है। वो जेल में इमरान खान बंद है, जरा उसकी जिंदगी को स्टडी किया आपने? ये कौन आदमी है जिसको जेल में डाला हुआ है? सारी जिंदगी इसने शहजादों की तरह गुजारी, वो कैसे जेल काट सकता है? ये आपका रब का दुआ है। ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है कि ऐसा आदमी जिसने 70 साल की जिंदगी में उस आदमी ने उरूज देखा, उसने जो चाहा उसको मिला, अल्लाह ने दिया उसने बहुत स्ट्रगल भी की, लेकिन उस आदमी को जेल में बंद कर दी। और वो आज दुनिया की तारीख है। ये भी मैं वाकया आपको बताता हूं। मेरे पास एक दिन इनका ऑफिसर आया नकाब पहन के, वो मुझे कहता है कि इमरान खान ये बताओ कि इमरान खान कितने अरसे में टूट जाएगा। अच्छा, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा आपने पकड़ लिया इमरान खान को? कहते हाँ पकड़ लिया। मैंने उनसे कहा किधर रखा है? उन्होंने कहा जी हमने रखा है अटक जेल में। पहले ये अटक में थे। ये कोई ना 14 अगस्त के बाद की बात है, जब वो मेरे पास आया 2023 में। तो मैंने कहा पकड़ लिया? उन्होंने पकड़ लिया। फिर उसने बताया कि हमने उसमें उनको एक गद्दा दिया हुआ है और साथ वॉशरूम है, और वो जो भी था थोड़ा उसने मुझे बताया। उन्होंने बताओ कब तक टूट जाएगा? तो मैंने उसको एक बात समझाई। वो बड़ा बदमजा हो गया, लेकिन मैंने उसको बात वही समझाई जो सही बात थी। मैंने उसको बताया कि ये आदमी 51 साल से इस मुल्क का हीरो चल रहा है। 51 साल है कोई इतना लंबा किसी का करियर बतौर हीरो? आप उसका स्टेट ऑफ माइंड चेक करें ना कि इमरान खान किधर खड़ा हुआ। यानी मेरे से कोई पूछे तो 51 साल वो इस मुल्क का एक ऐसा हीरो रहा कि जिसको सब सुनना चाहते थे, उससे सब मिलना चाहते थे, उसको सब देखना चाहते थे। 51 साल वो दुनिया में जहां जाता था लोग उसकी बात सुनते थे, लोग उसको मिलना चाहते थे। आप में से कौन है जो इमरान खान को नहीं मिलना चाहता? हाथ खड़ा करो। एक भी नहीं। ये बात मैं लाखों के झूम में पूछूंगा तो कोई भी नहीं होगा। तो वो 51 साल से हीरो चल रहा, ये मैंने उसको बात समझाई। हीरो की कितनी उम्र होती? 5 साल, 7 साल, 10 साल। जहांगीर खान, जहांगीर खान की बड़ी लंबी उम्र थी, 10, 12, 15 साल। बस मुझे 2 ऐसे आदमी इस सारे माहौल में मिले। एक मोहम्मद अली बॉक्सर था कि वो बड़े लंबे अरसे तक हीरो चला, और उसका रीजन खाली उसका गेम नहीं था, उसका कैरेक्टर था। हीरो बहुत आते हैं, सचिन बहुत बड़ा प्लेयर है, और भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं, लेकिन वो कैरेक्टर इतने बड़े नहीं बन सके। उन्होंने अपनी गेम से बाहर वो नहीं किया जो इमरान खान ने किया, जो मोहम्मद अली ने किया। तो वो 51 साल से मैंने उसको कहा वो हीरो चल रहा है, तुम्हें लगता है वो विलन की तरह मर जाएगा? तुमने उसको 200 साल का मजीद मौका दे दिया। इन्होंने क्या किया? वो इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेगा इमरान खान। जब आदमी 50 साल से ज्यादा हीरो की तरह जीता है ना, फिर वो अगला 500 साल का सोचता है कि मैंने और हीरो कैसे रहना है। इस उम्र में जाके आदमी ये नहीं सोचता कि ये मेरे साथ क्या कर सकते हैं, मैं कुछ सौदेबाजी कर दूं। उसने वहां से इंग्लैंड से जाके अपने बच्चों को इलेक्शन नहीं लड़वाना, ना उसने अपनी बहन को पार्टी का होगा भी देना है, ना वो अपनी बीवी को कोई वजीर आजम बनाएगा, कुछ करेगा। वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला। ये आप सबको पता है, उसके मुखालिफिन को भी पता है। वो जो करेगा अपना ये सोच कर करेगा कि मेरे लिए और मेरे मुल्क के लिए बेहतर क्या है। उसने अपना काम कर दिया होगा। मैं कोई आपको इस पॉलिटिकल पार्टी से मेरा ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो लड़ाई वो लड़ रहा है, बिलीव करें, वो आप लोगों के लिए लड़ रहा है। वो ये लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ रहा। आपको नहीं लगता वो पीछे मुड़ के देखता होगा मेरे लोग नहीं पहुंचे? देखता तो होगा। जब आप लड़ रहे होते हैं अकेले ही सबसे अगली सफ में, तो फिर आप मुड़ के देखते भी हैं मेरी मदद आई या नहीं आई। तो आदमी मुड़ के देखता है, उसको एक उम्मीद होती है।
रब के भरोसे पे आदमी लड़ता है, लेकिन उसे उम्मीद होती है कि एक दिन मेरे लोग आएंगे। यही हुआ 8 फरवरी 2024 में कि वो लोग निकले। उन्होंने बताया कि वो तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े हैं, लेकिन इन्होंने पूरा इलेक्शन चोरी किया, इन्होंने पूरे निजाम को काबू किया, इन्होंने 17 सीटों वाले को पकड़ के पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया, इन्होंने एक अर्दली को पाकिस्तान का वजीर आजम बनाकर पाकिस्तान की तौहीन की, और वो शख्स जूते पॉलिश कर करके पूरी दुनिया में हमारा नाम कटवा रहा है। और ये तोहफा हमें दिया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, क्योंकि इन्हें लीडरों से खौफ आता। मुझे वो कहते थे मार मार के दे उन टक्कर, दे उन टक्कर। हाथ बंधे हुए हैं मेरे पीछे, गर्दन पे बूट रखा हुआ है, टांगे पकड़ी हुई हैं, डंडों से मार रहा है, कह रहे दे उन टक्कर, दे रहे हैं। तो इसका मतलब यह था कि टक्कर बहुत जोर से लगी। मतलब ये मेरा कोई दावा नहीं है कि मैं ये करूंगा या वो करूंगा, लेकिन जो मुझे ठीक लगेगा वो मैं करूंगा, और जब तक मेरे अंदर दम है तब तक मैं करूंगा। मैंने ख्वाब देखा, अपने लिए ख्वाब तो मैं अब देखता ही नहीं, मैं और क्या हासिल कर सकता हूं। मेरी औकात से बढ़ के मेरे रब ने मुझे पहचान दे दी, मुझे अच्छा खाना खिला देता है, मेरी फैमिली मेरे से प्यार करती है, इसके बावजूद कि मैंने उन्हें बहुत तकलीफ दी, मैंने उन्हें बहुत तकलीफ दी, वो मुझे कुछ कहते ही नहीं, तो मैं उनसे और क्या मांगू। मुझे मेरे रब ने पहचान दी, लोग मेरे से प्यार करते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं कि हमने तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाली, और तुम सारी दुनिया की दौलत खर्च करके भी ये नहीं कर सकते। पूरी दुनिया की दौलत आप लगा लें, आप किसी के दिल में अपने लिए प्यार नहीं पैदा कर सकते। तो मैं अपने बारे में क्या सोचूं या रब से और क्या मांगूं। मैं तो ख्वाब भी ये देखता हूं कि एक दिन मैं जाऊंगा पाकिस्तान वापस, एक ऐसे पाकिस्तान में जो बेहतरी की तरफ जा रहा हो, एक ऐसे पाकिस्तान में जहां हमें खौफ नहीं आएगा, एक ऐसे पाकिस्तान में जहां से कोई अरशद अपने मुल्क को छोड़कर नहीं भागे, एक ऐसे पाकिस्तान में जहां से निकलने के लिए मुझे दोबारा हजारों फुट पहाड़ों पे नहीं चढ़ना पड़े, एक ऐसे पाकिस्तान में जहां अपने बच्चों को जब मैं स्कूल भेजूंगा तो इस कॉन्फिडेंस के साथ भेजूंगा कि ये वापस आए, एक ऐसे पाकिस्तान में जहां मेरे मां बाप को मेरे से दूर नहीं रहना पड़ेगा, मैं पहाड़ों के ऊपर जिंदगी गुजारता रहा। मेरा ख्वाब मेरा मुल्क है, मेरे लोग हैं, मेरी उम्मीद भी मेरे लोग हैं। आप यकीन करें, मुझे जितना भरोसा इस बात पे है कि मैं अगला सांस लूंगा, मैं यहां जिंदा हूं भी, आपके सामने मौजूद हूं, इतना ही भरोसा है मुझे इस बात के ऊपर कि हम जीतेंगे। ये हमें दबा सकते हैं, डरा सकते हैं, वक्ती तौर पे काबू कर सकते हैं, ये हमें हरा नहीं सकते, क्योंकि ये हम में से निकल के गए, हम इनमें से निकल कर नहीं आए। हमने अपने बच्चों को फौज में भर्ती किया, इनकी क्या औकात है कि ये हमारे सामने अकड़े। जिस दिन इनके घर वालों ने इनकी ट्यूनिंग की ना, ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे सारे, और ये होगा। ये हम में से है, हम इनमें से नहीं है। हम इनका फैसला करेंगे, ये हमारा फैसला नहीं करेंगे, ये कर ही नहीं सकते, इनकी औकात ही नहीं है, इनकी समझ ही नहीं है। पब्लिक फैसला करे, अवाम का इज्तिमाई शऊर फैसला करे। मैं आप लोगों ने इतनी मोहब्बत दी कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने कब चुप करना है। मैं अपने दिल की बात करता जा रहा हूं, करते रहे, तो मुझे तो वो याद भी नहीं रहेगा, और अब मैं बोलना शुरू हो जाऊं तो मुझे तो 2-4 घंटे और भी पता नहीं चलेगा। मेरे ख्याल में हम कुछ सवाल जवाब भी कर लेते हैं। मेरी एक गुजारिश है कि मैं जब पकड़ा गया ना, तो मैं कहता था पाकिस्तान जिंदाबाद, तो उससे ना इनको बड़ी तकलीफ हुई। ये कहते थे कि हम इसको गद्दार बना रहे हैं, ये पाकिस्तान जिंदाबाद। इससे पहले ऐसे हुआ नहीं ना, तो मुझे आइडिया था कि ये क्या करेंगे तो हमें क्या करना। एक तो मैं हंसता था तो इनको तकलीफ होती थी कि हम इसको रुलाना चाहते हैं, ये हंसता है। दूसरा, मैं पाकिस्तान जिंदाबाद कहता था तो आप सारे सवाल उठाते थे, क्या गद्दार तुमने पकड़ा भाई,
वो उसको जिधर ले जाते हैं वो कहता पाकिस्तान जिंदाबाद। ये क्या गद्दार है। मुझे वो मार रहे थे एक दिन, तो मारते मारते उसने मुझे कहा, ऑफिसर ने, मैं जानता हूं कौन है, उसने मुझे कहा कि तुम लोग गद्दार हो, तुम मुल्क के दुश्मन हो, तुमने मुल्क तबाह कर दी। तो मैंने वहां ऊंची ऊंची चिल्लाना शुरू कर दिया, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और उसने मुझे मारा कि तू ये ना बोल। और मैंने फिर बोला, ये एक दिन रिटायर होगा बेशरम आदमी, ये किताब लिखेगा, ये बताएगा सबको कि हम एक आदमी को मारते थे और वो पाकिस्तान जिंदाबाद कहता था। अगर आपका रब आपको हौसला दे ना, आपका रब आपको हौसला दे और सब्र दे, तो यकीन करें कैद के अंदर भी ये आपकी आंखों में आंखें नहीं डाल सकता, कोई नहीं डाल सकता। अगर रब आपका, मैं कोई ऐसे दावा थोड़ी है, देखिए मैं बहुत डर भी जाता था, मैं सारी बहादुरी वाली बातें करती, दूसरी बताऊं, मेरे चक्कर में ना रह जाना आप लोग। मैं काफी डर भी जाता था बात कि पता नहीं घर वाले कहां गए। मुझे एक दिन किसी ने कह दिया तेरे घर में फलां फौत हो गया, तो मैं, मेरे लिए क़यामत आ गई। मैं कभी यहां टकरे मारूं, कभी वहां मारूं टकरे, मैं लड़ूं उससे, मुझे बाहर निकालो, मुझे घर छोड़ के आओ। बहुत दर्द हो रहा था, बहुत। मैंने मिन्नतें की उनकी, मैंने इतनी मिन्नत अपनी जिंदगी में कभी किसी की नहीं की जितनी मैंने उस दिन की। तो वो आ गया कैमरा लेके, बोलता है तेरी वीडियो बना। उस बेबसी में उसने मेरी वीडियो बनाई और मुझे उसने बाद में बताया कि ये मैंने ऊपर भेजी है ताकि उन्हें सेटिस्फैक्शन हो कि देखें हमने इसके साथ क्या किया। तो ये ऐसे करते हैं। बहुत लम्हात ऐसे आए जब मैं कमजोर हो गया, मैंने बोला कि मैं कोई इनके साथ बात करता हूं, जो ये मांगते हैं वो इन्हें देता हूं, मैं जाता हूं यहां से, जान छुड़ाऊं मैं। मेरे अम्मी कहां है, अबू कहां है, बच्चे कहां है, उनका तो कोई कसूर नहीं है। 100 दिन हो गए मैं इधर पड़ा हूं, बाहर मार्शल लॉ लग गया। मुझे इन्होंने बता दिया था एक हफ्ते के बाद कि बाहर मार्शल लॉ है।